ये कल का ड्यू है, इसलिए कॉपी खोलनी है। इसको लिख लीजिए। व्यंजन लोप पढ़ाया था, उसमें से मैंने न लोप पढ़ाया था। वे शब्द जो संस्कृत के है और जिसके अंत में न आता हो, ठीक है ना, जब वो कभी किसी अन्य शब्द के साथ संधि करते हैं तो उसका अंतिम जो न है स्वर रहित वाला, वो गायब हो जाता है। इस तरीके से ये सारे उदाहरण हैं। पक्षिन, राजन, युवन, मंत्रिन, आत्मन, योगिन। इसमें दो शब्द और ऐड कर लीजिए आप। एक शब्द है यात्रिन, ये भी शब्द बनाता है कई बार, न वाला है। यह शब्द है यात्रिन। ओके। और एक शब्द और है विद्यार्थिन, ये शब्द शुद्धि में आता है, विद्यार्थिन। ठीक है, विद्यार्थिन। अगर यात्रिन में गण जोड़ेंगे तो बनेगा यात्रीगण। इस तरीके से लिखा जाएगा, यात्रीगण, ऐसा। लेकिन जब सामान्य रूप में यात्री लिखा जाता है तो मात्रा कैसी आती है? बड़ी। ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार विद्यार्थी जब सामान्य रूप में लिखा जाता है तो मात्रा कैसी आएगी? बड़ी आएगी। लेकिन संधि करेंगे तो विद्यार्थी गण, जिसे विद्यार्थी वर्ग बैठा है, तो यहां आ जाएगा विद्यार्थी वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, ऐसे आ जाएगा, विद्यार्थी गण। ठीक है ना? तो मात्रा छोटी आएगी, विद्यार्थी। यात्रिन, ये भी न वाला शब्द है। मंत्रिमंडल कैसे लिखेंगे? नहीं, मंत्रिमंडल शब्द कैसे लिखेंगे पूरा? नहीं, कैसे आएगी बड़ी मात्रा? मंत्री, देखो संधि करेंगे ना, देखो आगे आगे आ रहा है, आगे आ रहा है तो ये मंत्री हम जब भी लिखते हैं ये मंत्री लिखा रहता है। लेकिन जब मंत्री में शब्द जुड़ रहा है तब तो फिर मात्रा छोटी होगी।
और ये बनेगा मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल इस तरीके से। लेकिन ये मंत्री किसी शब्द के पीछे जब लगे तो मात्रा कैसे आएगी, बड़ी। अब इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, मंत्री न और मंडल, इस तरीके से होगा। मंत्री न धन मंडल से क्या बनेगा, मंत्रिमंडल, ऐसे बनेगा। हो गया, लिख लिया सभी ने? किसी के और बाकी रह गया लिखना? लिख लीजिए, फटाफट लिखिए। आपको एक ये सेंटेंस कहां मिलेगा, बसों में या कहीं अनाउंसमेंट होता है, क्या यात्रीगण ध्यान दे, है ना, डिक्की में सामान नहीं रखें। एक डायलॉग लिखा हुआ मिलता है और वो कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखे मिलते हैं, पर ये यात्रीगण नहीं है, सही, ये सही है। हाँ, लिख लिया? ओके, अब कॉपी बंद कर लो, अब आपको लिखना नहीं। यात्रीगण हो गया होगा, विद्यार्थीगण ध्यान दें, कॉपी बंद करें। चलिए, अब आपको लिखना नहीं है। ओके, चलिए बस। कल जब हम बात कर रहे थे तो एक न लोप, एक र लोप और एक स लोप, इसके बारे में मैं बात कर रहा था। याद है आपको कुछ? तो न के बारे में हमने बात पढ़ ली। क्या पढ़ी इसके अंदर, कि वे सभी शब्द जिसके अंत में न आता हो, यानी संस्कृत में उसे नकारांत बोलते हैं, जिसका अंत न से होता है। कुछ इकारांत शब्द होते हैं जिसका अंत ई से होता है, जैसे नदी, गोपी, टोपी, वाणी, सखी, इसके अंत में कौन सी ध्वनि आ रही है, ई, उसे इकारांत कहते हैं संस्कृत में। कुछ उकारांत शब्द होते हैं जिसका अंत ऊ से होता है, जैसे लघु, गुरु, परमाणु, है ना, ऊ आ रहा है। कुछ अकारांत होते हैं जैसे बालक, अ की ध्वनि आ रही। कुछ आकारांत होते हैं जैसे छात्रा, छाता, या आकारांत है। तो हम बात कर रहे हैं नकारांत शब्द, यानी जिसका अंत न से होता है और हलंत वाला होता है, उसका लोप हो जाता है, सीधा कंसेप्ट ये। अब जो मैं ये पढ़ा रहा हूं, जब तक मेरी बात खत्म नहीं हुए, ऑनलाइन वाले आप सवाल मत करना, क्योंकि आज बहुत सारे सवाल मुझे मैसेज के जरिए आए मेरे पास, और इतना मेरे पास समय नहीं है उन सबका मैं जवाब दूं। मैंने एक ही बात कही, आप कोई भी सवाल डाउट काउंटर पे सवाल करते हो, उसका जवाब जब मैं देता हूं तो मुझे जब भी समय मिलता है तभी देता हूं मैं, ठीक है। और यहां से मेरे पास सवाल भी आ जाते हैं कई बार कि ये बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं, पूरी क्लास हुई नहीं है मेरी, अभी खत्म नहीं हुई है, संधि पर बात चल रही है और वो सब डाउट क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ये नियम सबसे संधि के अंदर सबसे, मैं ये कहूं, कंट्रोवर्सी वाला, सबसे ज्यादा मतलब इधर उधर की बातें करने वाला। जब तक ये बात पूरी नहीं खत्म करूं तब तक अपना कोई भी उत्तर या आपने जो पुराना पढ़ा हुआ है उसे वही छोड़ देना, ठीक है। ये नियम थोड़ा सा मेरे लिए भी थोड़ा दुखदायी है, क्योंकि मैं समझाता हूं तो कई बार मुझे ये चुनौती होती है कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, उन्हें कैसे क्लियर किया जाए। तो बात आ रही है र लोप, ठीक है, र लोप। ये र लोप का कंसेप्ट क्या है? र लोप का मतलब यहां इस तरीके से है, ये एक निर एक उपसर्ग है, ठीक है, निर एक उपसर्ग। यहां से आपकी शब्द शुद्धि, देखिए ये संधि में प्रश्न तो नहीं आता, लेकिन शब्द शुद्धि में जरूर आता है, और यहां से खूब सारे शब्द पूछे जाते हैं। और यहां से आरपीएससी सेकंड ग्रेड में विलोम शब्द भी पूछा हुआ है संधि से, वहां पूछा, क्या पूछा वो भी मैं आपको बताऊंगा। निर एक उपसर्ग है, इसमें र आता है, निर उपसर्ग के बाद र ध्वनि। इस नियम को अच्छी तरीके से समझना पहले, ठीक है। कोई सवाल अपने दिमाग में मत रखो, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसी पर आप फोकस करिए, सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बहुत सी किताबों में भ्रांतियां हैं, उन सब का आज निचोड़ यहां मैं बताने वाला हूं कि आपको क्या एग्जैक्ट परीक्षा में क्या राइट करना है। निर उपसर्ग के बाद र ध्वनि, र ध्वनि का मतलब है र ध्वनि से आरंभ होने वाला कोई भी संस्कृत का शब्द होना चाहिए, क्योंकि हम संधि संस्कृत की पढ़ते हैं, ठीक है। तो र निर उपसर्ग के बाद र ध्वनि अगर आती है तो इसके अंदर मेजर परिवर्तन क्या होगा? सबसे पहले ये जो र है इसका तो हो जाएगा लोप। लोप का मतलब ये र गायब हो जाएगा, किसके प्रभाव से? इस र के प्रभाव से। और ये जो नी है
इसकी मात्रा बड़ी हो जाएगी। मात्रा कैसी हो जाएगी? बड़ी। ये नियम ये कह रहा है कि निर उपसर्ग के बाद अगर र ध्वनि आ जाती है तो इस र का क्या हो जाएगा? लोप। और ये नी कैसी हो जाएगी? बड़ी। ऐसा का ऐसा नियम सेम टू सेम लागू होता है इस उपसर्ग के साथ। दुर उपसर्ग के बाद जब कौन सी ध्वनि आ जाए? र ध्वनि आ जाए तो इस र का क्या हो जाएगा? लोप। और ये जो दु है वो मात्रा बड़ी हो जाएगी। ये नियम कह रहा है पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो उपसर्गों का विवेचन किया गया है। संस्कृत में निरुक्तम में यास्क परिणीत वगैरह जितने सारे संस्कृत के मूल ग्रंथ हैं उन सब में निर और दुर उपसर्ग। बहुत पहले की बात बता रहा हूं। इसका कंसेप्ट ये है कि जब भी ये लगता है तो मात्रा में परिवर्तन होता है और इस तरीके से होता है। इनको थोड़ा उदाहरणों से समझते हैं कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ। ये निर उपसर्ग है, ठीक है। और यहां एक शब्द आ रहा है रोग। क्या नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये कर रहा है। तो इस र का क्या हो जाएगा? लोप। और ये नी सीधी कौन सी मात्रा में बढ़ जाएगी? बड़ी। और क्या बन जाएगा? निरोग। जिसमें कोई रोग ना हो उसे निरोग कहा जाता है। इसका मतलब देखिए, एक तो निरोग शब्द जो लिखा जाता है परीक्षा में मात्रा छोटी ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। शब्द शुद्धि में मैं कह रहा हूं, मैंने खूब पेपर देखे, उसमें आपको बड़ी मात्रा वाला ही राइट करना है, छोटी मात्रा वाला राइट नहीं करना, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, ये एक उपसर्ग वापस वही निर और इधर आ रहा है रस। बताइए क्या बनेगा? नीरस। जिसमें कोई रस नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? नीरस। इसी प्रकार से ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां शब्द ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये एक है रव। ये रव लिखा है, ख नहीं लिखा, पहली बात तो, ठीक है। और ये बन जाएगा नीरव। क्या बनेगा? नीरव। अब ये शब्द का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। रव का अर्थ होता है ध्वनि, आवाज, है ना। और निर का अर्थ होता नहीं। जहां कोई ध्वनि नहीं हो, कोई आवाज नहीं हो, अर्थात जिसे कहते हैं सन्नाटा, खामोशी। याद करिए, पहलवान की ढोलक में एक पंक्ति आती थी कि वो पहलवान की ढोलक, वो जब वो ढोलक बजाता था ना तो वो नीरवता समाप्त हो जाती थी, वो शांति, वो खामोशी खत्म हो जाती। जैसे कोई सन्नाटा पसरा हुआ है, अचानक कहीं घर में कोई थाली गिरती है तो वो सन्नाटा टूट जाता है, एकदम हमारे दिमाग में वो आवाज आती है क्या हुआ, क्या गिरा। तो नीरवता या नीरव खामोशी को कहते हैं, बिल्कुल शांत होना, ठीक है। ये नीरव वातावरण है, यानी कि आप जो पढ़ा रहे हो वो नीरस है, कोई आनंद नहीं आ रहा है, नीरस है, कोई रस नहीं उसमें। निरोग रहो, आप मुक्त रहो, कोई रोग आप में नहीं रहो। ये कुछ शब्द ऐसे बन रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए, ये है निर और ये है रुज और ये है निरुज। निरुज, निरुज, रुज का अर्थ होता है रोग, निर का अर्थ होता नहीं। जिसमें कोई रोग नहीं हो उसे क्या कहते हैं? निरुज। यहां से कमबख्तों ने सेकंड ग्रेड हिंदी में विलोम शब्द पूछा और वो पूछा था कि निरुजता का विलोम क्या होता है। प्रश्न ये था कि निरुजता का विलोम क्या होता है। तो बहुत से बच्चों को तो निरुजता का कंसेप्ट क्लियर नहीं था कि निरुजता होती क्या है। तो पहले यहां से चले, निरुज जिसमें कोई रोग ना हो वो निरुजता है। इसका उल्टा होता है जिसमें रोग हो, और जिसमें रोग हो उसे कहते हैं रुग्णता। उसे क्या कहते हैं? रुग्ण। और आपने कभी देखा होगा एम्बुलेंस के बाहर या कहीं उसके जो दीवार होती है उसके बाहर क्या लिखा रहता है? रुग्ण वाहिनी। एम्बुलेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? रुग्ण वाहिनी, जो रोगी को लेके जाती है। जिसको ये समझ में नहीं आता वो सीधा एम्बुलेंस लिख देता है, लेकिन ले जाती वो रोगी को लेके जाती है। इसलिए निरुजता का अपोजिट क्या होता है? रुग्णता। यहां से शब्द हमें सीखने मिलता है। तो निर्धन रुज से क्या बना? निरुज। इसी तरीके से देखिए, ये है निर और इधर आ रहा है रंध्र और ये बनेगा निरंध्र। रंध्र का मीनिंग छेद, जिसमें कोई देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे छेद हैं, ठीक है ना।
तो क्या हमारी बॉडी निरंतर अवस्था में नहीं है? नहीं है, क्योंकि पसीना निकलता है तो कहीं ना कहीं हमारे छेद है, तभी तो ये सारे है ना। तो इसलिए निरंतर अवस्था में कौन है? ये बोर्ड निरंतर अवस्था में, इसमें कोई छेद नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई छेद नहीं है। यहाँ पे आप इस सतह को देखिए, है ना, तो जिसमें कोई छेद नहीं है, निरंतर, उसको कहा जाता है, यानी छेद रहित शब्द। उसके लिए आप दीवार है, इसमें कोई छेद नहीं है, लेकिन मैं इस दीवार में सुराख कर दूं तो क्या ये निरंतर अवस्था में होगी? नहीं। बस ये इसका मीनिंग है। ये बात समझ में आई? इसी तरीके से मैं कुछ दूर के उदाहरण पहले ले लेता हूं। जैसे यह है दूर, ठीक है, और यह लिखा मैंने रम्य, क्या बनेगा? दुरम्य। और दू की मात्रा बड़ी, और सीधा र का लोप, और क्या बना? दुरम्य। अब मुझे बताइए, ये शब्द है दुर और ये शब्द है राज, बताओ क्या बनेगा? दुराज। इस तरीके से बनेगा दुराज। दुराज शब्द में याद रखना, शब्द शुद्धि में अगर आ जाए तो बड़ी मात्रा आएगी। इसी प्रकार एक और लिख देता हूं, चलो समझाने के लिए। यह है दुर और इधर आ गया रीति, तो बताइए क्या बनेगा? दुरीति। मात्रा कैसी आ जाएगी? बड़ी आ जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आप। अब होता क्या, जो असली खेल होता है कंपटीशन में, और कंट्रोवर्सी कहां से आरंभ होती है, वो अब यहां से आरंभ हो जाती है। अब होता तो ये है मूल रूप, ठीक है। अब क्या हुआ, इस नियम को जो पढ़ के आया, ठीक है, किसी ने पढ़ा, या आज से नहीं चल रहा है, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले से ही ये लड़ाई चल रही है हमारे हिंदी में भी और संस्कृत में भी। ये नियम जब किसी विद्वान ने पढ़ लिया होगा, इस नियम में को पढ़ते पढ़ते उसने एक पुस्तक लिखी, और पुस्तक लिखने में इस नियम में थोड़ा सा आंशिक परिवर्तन करके पूरा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया कि ये नियम मैं पढ़ा रहा हूं और ये मेरी किताब में ऐसा होना चाहिए, और क्योंकि मैं इस बड़े इंस्टीट्यूट का सदस्य हूं। बड़े इंस्टीट्यूट में कौन आता है पहले उस पर हम बात करते हैं, और वो नंबर 1 राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, फिर NCERT, और ये SIERT जो अभी चेंज हो गया, इसका नाम आर करके दिया है, राजस्थान से अपने उदयपुर में। खैर अब इतना भी नहीं चलते, ये तो बहुत अपने इसमें आप उलझ जाओगे, मेरे लिए तो यही दो ही ठीक है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और NCERT, ठीक है। और NCERT से रिलेटेड CBSE है। CBSE का जो पाठ्यक्रम है सेंट्रल बोर्ड एजुकेशन वाला, वो NCERT पर है। तो जब NCERT का पाठ्यक्रम चलता था, तब राजस्थान बोर्ड का पाठ्यक्रम NCERT का नहीं था। हम लोगों ने NCERT नहीं पढ़ी, हम लोगों ने राजस्थान बोर्ड का पाठ्यक्रम पढ़ा। फिर एक समस्या पैदा होने लगी कि राजस्थान का बालक जब भी पढ़ के जाता था तो उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी अदर स्टेट में। क्यों? क्योंकि तुमने राजस्थान बोर्ड पढ़ा है। तो राजस्थान बोर्ड में फिर बाद में बहुत सारे जो हमारे शिक्षाविद थे, उन्होंने देखा कि क्यों नहीं हम इसी के पाठ्यक्रम को अपना लेवे और अपने राजस्थान बोर्ड की परीक्षा अपने हिसाब से कराते हैं, तो पाठ्यक्रम तो बालक वही पढ़ रहा है, तो फिर दोनों के पढ़ने में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए NCERT का सिलेबस अपना लिया गया और राजस्थान बोर्ड में उसको लागू कर लिया गया। लेकिन जब राजस्थान बोर्ड में ये नियम लागू किया गया या NCERT में लागू किया गया, क्या व्याकरण कभी बदलती है? मुझे ये बताओ। विद्याधन आलय विद्यालय बनने का है ना, तो व्याकरण में बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ऐसे विद्वान रहे जिन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के खातिर अपनी पुस्तक में इस नियम का आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। मैं भी SIERT का सदस्य रहा, मैंने भी राजस्थान बोर्ड की जो किताबें चलती है उसमें कई बार लेखन का काम किया। व्याकरण जो अभी चल रही है वो हमारे द्वारा लिखी हुई व्याकरण चल रही है, गवर्नमेंट में चल रही है, क्योंकि हम खुद गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के रूप में वहां जाते हैं। तो दिक्कत कहां आती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ये कहते हैं नहीं, हमको तो इस चीज को ऐसा ही रखना है, अपने तो सरकार ने टास्क दिया, फटाफट काम करना है, और लेकिन जल्दी किताब छापनी है। व्याकरण का कहां बदलाव करने की आवश्यकता है? मुझे नहीं लगता है। जहां चंद चीज नियम है उसमें बदलाव करना था। तो उन्होंने क्या नियम रख दिया, जो इन्होंने व्याकरण लिखी
उन्होंने व्याकरण, इनमें जो चलती व्याकरण, उन्होंने इस नियम में थोड़ा सा बदलाव किया और उन्होंने ये कर दिया कि निह के बाद अगर र की ध्वनि आ जाए तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, और ये जो नी है वो कैसी बन जाएगी, अब आप देखिए, जो हमने निरोग शब्द लिखा उसका संधि विच्छेद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में वो आपको मिलेगा ऐसा, नियदन रोग, और क्या बन गया, निरोग। अब कंट्रोवर्सी हो गई, कुछ किताब निर्धन रोग बताएगी और यही सही है, क्योंकि मैंने संस्कृत पढ़ी हुई है, संस्कृत में नेट किया हुआ है, तो हमारा जो संस्कृत का कंसेप्ट है वो ये था, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया। तब कोई व्यक्ति वो क्यों हुआ, ये क्यों चला, क्योंकि जो इसके सदस्य थे या इसके सदस्य थे उन्होंने इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया, उसे हरी झंडी दे दी प्रामाणिक मानते हुए। 4-5 अगर लोग किसी तथ्य को मान लेते तो वो फिक्स वही राइट मानना चाहेगा, चाहे वो अशुद्ध ही क्यों नहीं हो। अब क्या हुआ, ये नियम हमें किताबों में मिलेगा, लेकिन ये नियम कहां मिलेगा, ये व्याकरण की पुस्तकों में, निरुक्तम में, यास प्रणीतम में, डॉक्टर राघव प्रकाश, व्यावहारिक सामान्य हिंदी वगैरह जो पुस्तक है उनमें ये मिलेगा। अब कोई बालक किसी पुस्तक विशेष को पढ़ के गया और वो इसको निरोग पढ़ के गया और उसने कंपटीशन में राइट कर दिया, उसका उत्तर गलत माना जाएगा। इसका मतलब मैं आपको विद्वान बनाने नहीं आया हूं, आपको तो अपनी नौकरी में आपका आंसर सही हो, चाहे वो गलत ही किताब में क्यों नहीं लिखा हो, हमें वही राइट करना है जो हम कोर्ट में ले जाकर के चुनौती दे सकते। हम चुनौती गवर्नमेंट की किताब को दे सकते, किसी व्यक्ति विशेष की किताब को कभी कोर्ट में नहीं ले जा सकता। क्यों, मेरी मर्जी, मैंने गलती कर दी होगी, गलत हो गया, बात समझ रहे चीज को। मैं किताब लिखूंगा, मेरी किताब की क्या प्रामाणिकता है, लेकिन मेरी किताब के साथ अगर कोई 5 व्यक्ति अगर जुड़ जाते हैं और सरकार के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो प्रामाणिक बन जाती, भले ही वो अशुद्ध ही क्यों नहीं हो। इसलिए जब भी मैं इनको पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं कि भाई ये वास्तविक रूप ऐसा, हमें विद्वान नहीं, विद्वान का काम करना, पढ़ाना, समझाना मेरा काम है, मैं पढ़ा रहा हूं। अब सीधी बात करें तो ये जितने भी उदाहरण मैंने लिखाए सब विसर्ग संधि के उदाहरण है। अगर परीक्षा में आ भी जाए तो आपका उत्तर यही होना चाहिए कि निरोग में संधि कौन सी, विसर्ग संधि, नीरस में संधि कौन सी है, विसर्ग, और इसका आंसर भी हमें क्या लिखना है, नियदन रोग, नियदन रस। अब देखिए फिर विरोधाभास, जो ये नियदन रोग आपको पढ़ा रहा ना, कौन पढ़ा रहा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या एनसीईआरटी, यही उत्तर बता रहा है, उनकी किताबों में यही चल रहा, लेकिन वो आपको इसमें उपसर्ग पूछेंगे तब वो ये नी उपसर्ग नहीं मानते, वो निर मानते। अब ये भी समस्या है, ये देखना आपको उपसर्ग कभी नी नहीं मिलेगा, आपको उपसर्ग क्या मिलेगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम उपसर्ग तो निर मान रहे हो, संधि नी से करा रहे हो, तो बच्चे के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि नहीं होगी। इसलिए अपने ज्यादा उलझना नहीं, क्योंकि जो किताब कह रही है कोर्ट में अगर सीखने का काम इसी को ले जा सकते, तो अपने तो एक ही बात याद रखनी कि निरोग शब्द अगर आता है तो संधि विच्छेद नियदन रोग करना, संधि का नाम विसर्ग लिखना, और उपसर्ग पूछे तो निर या उपसर्ग आएगा तो दुर, दोनों में से एक ही आना। बात समझ में आ गई होगी, यहां तक बात क्लियर हो गई है। ये नियम में बदलाव हुआ कुछ अवसरवादी लेखकों की वजह से, और ऐसा ही नहीं, ऐसा का ऐसा नियम दुस और निस के साथ भी हुआ है, ऐसा का ऐसा। ये 3 कंसेप्ट बता रहा हूं जो मैं पढ़ाता हूं, मुझे कमेंट आते हैं, कल भी आए। एक तो सबसे ज्यादा मगजमारी होती है ये उत और उद को लेकर, कि सर मैं उद से संधि करूं कि उद से करूं, अभी आज सब क्लियर करने वाला हूं। एक आपके दिक्कत आती है ये निस, ये दुस, ठीक है, क्योंकि कई जगह पर आपको निय मिलेगा, कई जगह पर आपको दुह मिलेगा, कई जगह पर ये निर आ रहा है और कई जगह पर दूर आ रहा है, और कई जगह पर आपको निह मिलेगा या क्या मिलेगा, दुह मिलेगा। इन सब में से हमें कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा सजग रहना इन दोनों से। अब क्यों रहना, मैं समय से पहले इस नियम पर आया हूं, क्यों आया हूं, क्योंकि खूब सारे प्रश्न आ गए
तो सब्र का पाठ टूट गया। मैंने कहा थोड़ा पहले कंटेंट पढ़ा लेता हूं तो ठीक रहता। एक ही बात बता रहा हूं कि आपको कब उत से संधि करनी है और कब उद से करनी है। मैं 3 शब्द लिख रहा हूं, उसी में ही सार है। एक शब्द है उद्गम, एक शब्द है उच्चारण और एक शब्द है उत्तर। मैं आपको बता दूं, संधि विच्छेद उत से भी होगा और संधि विच्छेद उद से भी होगा। अभी मैंने देखा सेट के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए उसमें उत ऑप्शन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? उत। मैं पेपरों का बहुत विश्लेषण करता हूं। मैं राजस्थानी नहीं, भारत के 10 हिंदी भाषी जो राज्य हैं उन सब के हिंदी के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करता हूं कि कौन सा प्रश्न किस स्टेट में किस तरीके से और किस शैली से पूछा गया है और क्या गलती हो सकती है। तो सेट के एग्जाम में उत से ही प्रश्न पूछे गए और उत से ही राइट माने गए। आंसर की भी उत से ही आई है। अब बात ये आती है हमारे यहां संधि विच्छेद करने में कहां क्या करना है। सीधा सा हिसाब है। अभी कल मैंने आपको जब पढ़ाया था मैंने उद से संधि पढ़ाई थी। चलिए अभी करते हैं इसका। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे उद प्लस गम, तो एक बात बताओ मुझे, क्या इसमें ध्वनि परिवर्तन हो रहा है? उद जैसा है वैसा ही आ रहा है, ध्वनि परिवर्तन नहीं हो रहा, जबकि मैंने तो उद से संधि पढ़ाई थी आपको। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। नहीं सर, हाँ उद से करते। तो आप मुझे बताइए, उत्तर का अगर मैं संधि विच्छेद उद प्लस तर से करूं तो क्या ध्वनि परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना। इसका मतलब यह है, सीधा तरीका है, जब त नजर आवे तब संधि करनी द से, और जब द नजर आवे तो संधि करनी त से। ऑटोमेटिकली ध्वनि परिवर्तन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा उत प्लस गम। ये बच्चों को समझ में नहीं आया कब उत आ रहा और कब द आ रहा। अब इसका उत्तर यही है, उत प्लस गम। अब आप कहोगे सर ये नियम कहां है? अब चलिए व्यंजन संधि का पहला नियम, क च ट त के बाद घोष ध्वनि। जगत धनीश जगदीश, त किसमें बदला? द में। अरे ये ग क्या है? घोष। तो त किसमें बदलेगा? आई बात समझ में? तो मुझे बताओ उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस घाटन। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इन शब्दों में हमें संधि विच्छेद उत से करना है, उद से नहीं करना। तो एक लाइन में याद करें, जहां द आए उसकी संधि किससे करनी, और जहां त आवे वहां संधि द से करनी। अब आप कहोगे सर ये नियम आपने कहां पढ़ा है कि द त में बदलता है? अरे ये पढ़ाया ही नहीं है, अभी तो मुझे पढ़ाना है, अभी नियम आएगा। इसलिए मैंने, जो लड़के सवाल कर रहे थे सर ये द से होता है त से होता है, मैंने इसीलिए इसको उस समय के लिए छोड़ रखा था कि मैं द का नियम पूरा पढ़ा दूंगा, ऑटोमेटिक ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं जहां त नहीं हो, जहां द भी नहीं हो, वहां संधि किससे करनी? वहां संधि उद से करनी, उद धन चार। अब आपको समझ में आ गया होगा, कल जब मैंने उज्जवल पढ़ाया तो संधि विच्छेद क्या था? उद धन ज्वल, क्योंकि न त है न द है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, मुझे भी बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि जो भी पेपर सेटर पेपर बनाता है वो उज्जवल का संधि विच्छेद आंसर की में उत प्लस ज्वल बता रहा है, उत धन चारण बता रहा है। अब बताइए क्या कर सकते हैं उसका? उसको ये भी क्लियर नहीं है कि कहां संधि विच्छेद क्या करना और कैसे करना है। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कह रहा हूं, अगर उज्जवल का संधि विच्छेद पेपर में दिया गया है और उद प्लस ज्वल ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो उत प्लस ज्वल आप राइट कर लेना, क्योंकि वो पेपर सेटर की मानसिकता में वही छपा हुआ है। वो पुरानी किताब पढ़ के आया हुआ है, या पुरानी किताब पढ़ के ही वो उस बड़ी जगह पर पहुंचा है जिस जमाने में कभी उत को प्राथमिकता दी जाती थी। इसलिए अब जैसे अभी हम तो, अब मुझे कहेंगे कि कभी भी प्रश्न बनाना है तो मैं कभी भी उत ऑप्शन में नहीं दूंगा, क्योंकि अभी वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में ये उत को उद में कन्वर्ट कर लिया गया है, ये स्वीकार कर लिया गया है, उसे मान ली कर लिया गया है।
बहुत से लोग जानते नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो दोनों किताबें पड़ी हुई है, व्याकरण की, उससे पहले वाली और अभी वाली में तो चेंजेस हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, हमें ज्यादा उलझना नहीं, अभी मुझे खूब पढ़ाना भी है। अगर त आए तो हमें संधि किससे करनी? द से। द आए तो संधि किससे करनी? त से। और जहां न द है न त है, संधि किससे करनी? होगी? समस्या का समाधान हो गया होगा। चलिए अब इस पर और खूब सारे उदाहरण आगे आएंगे, मैं बात करूंगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये मैंने जितने भी शब्द लिखे हैं, निरोग, नीरस, नीरव, निरुज, निरंद्र, और ये सभी किस संधि के उदाहरण है? विसर्ग संधि के उदाहरण। ठीक है, अब देखना गलती कहां हुई, और बता रहा हूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में भी गलती कर रखी है, मैंने हाईलाइट कर रखी है। वो कहां गलती हुई है, उस किताब को देख करके किसी ने पेपर बना लिया और ऐसे शब्द का संधि विच्छेद कर लिया जिसका संधि विच्छेद होता भी नहीं है। और वो शब्द क्या, वो भी बता रहा हूं। देखना इस शब्द का मीनिंग ऑटोमेटिक आपको वो शब्द मिलेगा, और वो किताब में क्या शब्द था, और वो शब्द था नीरज। मुझे पता है कौन सा शब्द किताब में कहां छपा हुआ है, और बहुत सी किताबें ऐसी है जिसने इसका संधि विच्छेद, किसी ने तो नियदन रज कर भी दिया होगा, और कोई तो निर्धन रज भी कर देगा। चलो मान लेते हैं संधि विच्छेद हुआ है। अच्छा एक बात बताएं, नीरज का मीनिंग क्या होता है? कमल होता है नीरज का मीनिंग। और ये शब्द ऐसे नहीं बना है, ये शब्द बना है, नीर का मतलब होता है जल, और ये प्रत्यय लगकर बना है। नीर में ज लगने से नीरज बना है, जो जल में जन्म लेता है। जैसे जो आगे जन्म लेता है वो क्या कहलाता है? अग्रज, है ना, जो पहले जन्म लेके ऊपर पहुंच गया, पूर्वज। ये शब्द ज प्रत्यय की वजह से, ये एक इत्तेफाक है कि यहां नी बड़ी भी आ रही है और र की ध्वनि भी आ रही है। तो जो आनंद फानंद में जो किताब लिखने वाले थे ना, उन्होंने देखा अरे इसमें तो संधि हो रही है, नियदन रज कर दो ना, अपने क्या है, काका जी का क्या जा रहा है, रज लिख दो। अब इसका मीनिंग का अर्थ तो थोड़ा समझो। रज का अर्थ होता है धूल मिट्टी कण, जिसमें कोई धूल मिट्टी कण नहीं हो उसे नीरज कहा जाता है, कमल को थोड़ी कहा जाता। हाँ तो ये संधि थोड़ी है, ये संधि थोड़ी है, ये तो प्रत्यय से बना हुआ है। मैं बता रहा हूं नीरज कमल शब्द। हाँ अगर पेपर सेटर यूं कहे कि नीरज का अर्थ है बिना धूल मिट्टी वाला, उसका संधि विच्छेद, ये राइट है। लेकिन नीरज का अर्थ अगर कमल है, उसका संधि विच्छेद हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थ तो निकलेगा यहां से जो जल में जन्म लेता है। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते, एक और उदाहरण ले लेते। क्या लिखा है? नीरद। सबसे ये समय से पहले आ गया हमारा द प्रत्यय, में खूब पढ़ाऊंगा आपको। द का अर्थ है देने वाला, जो सुख देता है सुखद, जो दुख देता है दुखद, जो मान देता है मानद, जो जल को देता है जलद, तो जो नीर को देता है नीरद। नीर यानी क्या होता है? जल, और ये बादल को कहा जाता है। नीरद का मीनिंग क्या होता है? बादल। तो अगर नीरद का अर्थ बादल है तो इसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसे बना हुआ नीर में द प्रत्यय लगने से। लेकिन किताबों में मिलेगा, मैं कह रहा हूं दावे के साथ, और वो होगा नियदन रद। हाँ ये भी इत्तेफाक कह सकते हो कि ये भी उत्तर राइट हो जाएगा। क्यों होगा? बिल्कुल, इसका उत्तर राइट क्यों हो रहा है? इसका मीनिंग अलग है। आपको पता है मैंने रद का मीनिंग दांत पढ़ाया था, नी का अर्थ नहीं, जो बिना दांत वाला हो, जिसके दांत नहीं हो, आपने कहते बोकलो, जिसके दांत नहीं होते हो, उसको कहते हैं नीरद। तो अगर यूं कहे कि बिना दांत वाले का अर्थ है, मतलब नीरद का अर्थ अगर बिना दांत वाला है, तो उसका अर्थ ये संधि विच्छेद राइट है। लेकिन नीरद का अर्थ अगर बादल है तो संधि विच्छेद ये नहीं हो सकता। तो इसका, इस दोनों का कंसेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा। अब एक तीसरा उदाहरण और दे दो, ठीक है। इसका संधि विच्छेद आज भी नहीं होता, कल भी नहीं होता। ऐसा तो उत्तर अगर आप सोच रहे हो कि मैं नियदन रद्दी कर दूं, तो ये तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि रद्दी का कोई अर्थ नहीं। ये तो इत्तेफाक मिल गया कि रद्द का मीनिंग दांत होता है। तो निरधि, नीर यानी जल, धी यानी धारण करना, जो जल को धारण करता है।
अर्थात समुद्र, ये निरधि का संधि विच्छेद नहीं होता, समुद्र को ही कहते हैं। और अगर ये किताब में मिल गया या ये नीरद ऐसा मिल गया, निश्चित तौर पर उस व्यक्ति ने किताबें पढ़ करके पेपर बनाया है जो बिल्कुल ही त्रुटिपूर्ण है और उसे अच्छी तरीके से समझना चाहिए। तो नीरद का संधि विच्छेद नहीं हो सकता अगर बादल है अर्थ, नीरज का अर्थ अगर कमल है तो संधि विच्छेद नहीं हो सकता, और निरधि यानी समुद्र के लिए पूछा गया तो उसका संधि विच्छेद नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसके ध्वनि साम्य में आ करके, क्योंकि निर 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 आ रहा है तो एक रूपता दिखने की वजह से उसमें संधि करके आ गए लोग, जबकि इसमें संधि नहीं होती। बात समझ में आ गई। अब मुझे आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर इसको हम लिखे किधर, कहां लिखे, मैं तो व्यंजन संधि पढ़ा रहा हूं, व्यंजन संधि पढ़ा रहा हूं। तो आप क्या करना, लिखना तो मेरे तरीके से ही, ठीक है, लिखना ये जो लिखा मैंने मेरे तरीके से लिखना, ठीक है। और अब ये जो लिखा हुआ इसके अंदर कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एनसीईआरटी में ये संधि विच्छेद नियत से होता है, इसलिए इन सब के आंसर आपको नियदन रोग, नियदन रस, नियदन रव, नियदन रुच, इस तरीके से इन सबको हमको किस संधि में मानना है, क्योंकि हमको तो गोला राइट करना है, सिलेक्शन लेना है। बाकी व्यक्ति विशेष की बात करें तो डॉक्टर राघव प्रकाश व्यवहारिक सामान्य हिंदी की जो किताब जिसके भी हाथ में होगी आज घर जाके देखना, उन सब में ये उदाहरण इस तरीके से मिले हुए मिलेंगे। अब क्या कर सकते हैं, विडम्बना है, बहुत अच्छे विद्वान है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, हिंदी काफी लंबे समय से पढ़ा रहे, परंतु जो व्यक्ति जितना ऊपर चला जाता है, अच्छी फेमस हो जाता है, तो वो बड़े जो ये है ना, उनको अच्छा नहीं लगता, नहीं इनकी बात क्यों माने, हम तो अपनी बात मनवाएंगे, इसलिए यही राइट मानी जाएगी। तो अब इस किताब को छोड़िए, अपने तो आंसर राइट करना है, तो अपने इस हिसाब से इसको आप पढ़ लेना। बात समझ में आ गई। तो फिलहाल आप ये सभी उदाहरण लिखो। नियम आप कैसे लिखोगे, ये लिखोगे नियदन र की ध्वनि और किसका लोप, विसर्ग का लोप, और नी किसमें बदलेगा, इस आप तो जैसा लिखा वैसा उतार लीजिए, मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा आपको। तो मुझे बताओ निरोग में संधि कैसे करोगे, नियदन रोग, और संधि का नाम क्या लिखोगे, और इसमें उपसर्ग पूछे क्या लिखोगे, निर। चलो ओके, अभी भी समस्या है किसी को? मैंने इतनी गहराई और इतनी डिटेल से निर को लेकर के बात बता दी। हाँ हाँ बोलो। हाँ? अरे निरधि नहीं आएगा, नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं पेपर में नहीं आएगा निरधि विरधि, मैं तो बता रहा हूं कि हो सकता है कोई सटिया या बुद्धि का पेपर सेटर हो और निरधि दे दे, तो ध्यान रखना हमें कि उसका संधि विच्छेद नहीं होता है। नहीं, आप तो ये आप सुनो, आप तो ये सब ऐसा का ऐसा लिख करके और नीचे एक नोट लिखना, उक्त सभी उदाहरण विसर्ग संधि के उदाहरण है, ऐसा ही लिख दो। हाँ, तो मैं यही तो आपको समझा रहा हूं कि ये नियम र लोप क्यों कहलाया, क्योंकि वास्तव में ये निरुपसर्ग था, ये दुरुपसर्ग था, ये र गायब हो गया ना। तो भाषा में थोड़ा सा लालित्य लाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने इसमें क्या कर दिया, विसर्ग लगा दिया, तो यहाँ पे विसर्ग लोप हो गया ना, इसको चेंज कर दिया है। तो आप तो ज्यादा मत उलझो और आप तो सीधा लिख दो, ये लिख दो, पहले ये लिखो, मैं बता रहा हूं, ऐसा लिख दो एक बार, फिर मैं आगे बताता हूं आपको क्या करना। विसर्ग संधि के उच्चारण का सेट में, हाँ बारे सब आप सर किस तरह अंतर्निहित समझ नहीं आया और किस तरह लिखे सर जी, कुछ नहीं, आप तो विसर्ग संधि के उदाहरण यूं लिख दो, आप तो सीधा लिखो निरोग, निरस, नीरव, निरुज, निरंद्र, दुरम्य, दुराज, दुरीति, ये सभी उक्त उदाहरण विसर्ग संधि के उदाहरण है, और इनका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, नियदन रोग, निय रोग, इस तरीके से करना है। उज्ज्वल में उद और उद दोनों आ गए तो अब आपकी इच्छा पड़े जो कर लेना, मैंने तो समझा दिया। अब भानु जी आप तो कह रहे हो बेटा तनख्वाह और पद पर निगाह मत रखना, ये तो पूर्णमासी का चांद होता है। अरे भैया ये नमक का दारोगा की पंक्ति है, मुंशी प्रेमचंद ने कहा था। किसको, क्यों?
मैं सिर्फ कोचिंग में ही नहीं पढ़ाता हूं, मैं प्रोफेशनल टीचर हूं, इसलिए मुझे ये सब चीजें कहने में मजा भी आता है और पढ़ाने में भी मजा आता है। खाली बस कोई ऐसे है जो पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ पढ़ा ही रहे। मैं डेली हमारे विद्यालय के बच्चों को पढ़ा करके आता हूँ, किताबों में जीता हूँ, और ये किताबें जो चलती हैं उन किताबों के कुछ हद तक तो लेखन में हमारा रोल है। हमने इन किताबों के पाठ्यक्रम में काफी समय खपाया है, तो हमें पता है कि कौन सा प्रश्न किस तरीके से और किस तरीके से कौन सा शब्द कहाँ पर है। तो बच्चे ने कोई कमेंट किया था पूर्णमासी का चांद होता है, तो ये पंक्ति मुझे याद आ गई। तो अलोपी दिन और बंशीधर के बीच के संवाद में बहुत अच्छी अच्छी बात कही है। और इस पाठ में एक पंक्ति ये भी आती है कि लड़कियां है कि घास फूस की तरह बढ़ रही है। हाँ, है ना। तो भानु जी आपने बहुत अच्छी पंक्ति कही है, पूर्णमासी का चांद है निगाह चढ़ाते रहना। भैया बिल्कुल सही कहा आपने, ईमानदारी है और ईमानदारी के बाद उसको अच्छी पोस्ट मिल जाती है। नीरव में ध्वनि नहीं होती तभी तो नीरव मोदी विदेश भाग गया। अरे हाँ, सही बात, सही बात, ये सही है। चलो, तो इसलिए तो आपका आज आपको मैं ये नहीं पढ़ाता तो नीरव का कंसेप्ट क्लियर कैसे होता, है ना। नोट में लिखिए उक्त सभी उदाहरण विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। इतना पढ़ाने के बावजूद भी सवाल कर रहे हैं सर क्या लिखे इसमें, यार मुझे समझ में नहीं आ रही है। तुम समझ क्या रहे थे फिर? कल पुस्तक लेके आऊंगा, आपको मैं दिखाऊंगा, देखिए कंट्रोवर्सी किस हद तक किताबों में है, ठीक है ना। पता है ये मैं पढ़ा रहा हूं, बाकी कोचिंग वाले पढ़ाते नहीं है, क्योंकि कौन इसमें भेजामारी करे, कौन इसमें उलझे। बच्चे सवाल करेंगे और वो संतुष्ट कर नहीं पाएंगे, इसलिए वो इन नियमों से बचते हैं। रहने दो, अपने तो इनको पढ़ाना नहीं, अपने तो वो पढ़ाओ जो सीधे बच्चों को समझ में आ जाए, वो कोई सवाल ही नहीं करे, ठीक है ना। तो लेकिन आज मैंने ये चीज बताई, तब आपके दिमाग में सब चीज क्लियर हो गई होगी कि किस किताब में क्या छपा हुआ है और क्या चल रहा है और क्या उत्तर होना चाहिए। बहुत सी चीजें बदलाव हुई है तो किताब में लिखने वाले वो कारण क्या है, जैसे राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का पाठ्यक्रम निर्धारित उदयपुर से ही होता है। पूरे राजस्थान में जो किताबें चलती हैं उसके लेसन जो बने जाते हैं, कौन सा लेसन लेना है नहीं लेना, पाठ्यक्रम, वो सब हमारे यहाँ राजस्थान उदयपुर में। ये SIRT बहुत बड़ा, कभी जाना फतेह सागर की पाल के थोड़ा सा नीचे की तरफ सहेलियों की बाड़ी के जस्ट सामने इसका ऑफिस है, ठीक है ना। तो वहां कार्यशाला होती है और उसमें अलग अलग जिले के, कई बीकानेर, कभी जोधपुर, कभी जयपुर, कभी उदयपुर के जो विषय विशेषज्ञ होते हैं वो आकर के बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं। उनको वो गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होते हैं, कोई कॉलेज के भी प्रोफेसर होते हैं, वो सभी आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि ये ऐसे इस तरीके से होना चाहिए। फिर एक पुस्तक तैयार होती है, फिर वो प्रेस में जाती है, फिर उसको मान्यता मिल जाती है, राजस्थान के पाठ्यक्रम में आ जाता है। तो बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, किसी के एक के बस की बात नहीं है उसको हटाना। त्रुटियां होती है तो उसमें फिर बहुत सारी समस्याएं आती है। एक बार में जब गवर्नमेंट में किताब निकलती है तो लाखों में निकलती है वो किताबें, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, आपको पता है। तो एक बार अगर गलती हुई तो सभी किताबों में गलती होगी, इसलिए जब नया संस्करण आएगा तब नहीं, आपको भी ये किताब जब यहाँ से कोई मिलेगी या खरीदोगे तो पहले ही जो किताब थी उसमें भी मैंने अभी बहुत कुछ चेंज करवाया। जिसके पास कृषि परिवेक्षक हिंदी की रॉयल से जो किताब छपी है होगी, उस किताब में इस बार मैंने कुछ नया चेंजेस किया, क्योंकि पहले उसमें कुछ जल्दबाजी में, क्योंकि पाठ्यक्रम एग्जाम आ गया था, बच्चों को कंटेंट देना था, तो स्वाभाविक है कि इतना मेरे पास समय नहीं सब एक एक चीज को मैं पढ़ सकूं, इसलिए उस किताब में कुछ गलतियां थी उसको मैंने सॉर्ट आउट किया। और भी गलतियां होगी निश्चित तौर पर, कभी कोई चीज परिपूर्ण नहीं होती, रह ही जाती है, मुद्रण में मिस्टेक होती है, टाइपिंग में एरर होती है, तो धीरे धीरे संस्करण निकलते जाते हैं, वो शुद्ध होती जाती है। चलिए एक नोट लिख लीजिए फटाक से। हाँ, उक्त सभी उदाहरण विसर्ग संधि, वो हाँ लिख दो ताकि याद रहेगा, कभी 1857 में कोई आपके भाई बहन कभी पढ़ेंगे तो हाँ, वहां आप कहाँ उनको समझाते रहोगे ये क्या लिखा है। मैं यहाँ जिंदा जागता हूं जो, तो आपको मेरे से सवाल करना पड़ रहा है।
हाँ, आप कहीं मर गए, किताब रह गई, ठीक है ना, तो उस समय समझ में तो आएगा। ठीक है ना, चले लिखिए उक्त सभी उदाहरण विसर्ग संधि में माने जाते हैं। हाँ, उक्त सभी उदाहरण विसर्ग संधि में माने जाते हैं, विसर्ग संधि में माने जाते हैं, परंतु उपसर्ग निर और दुर माने जाते हैं, परंतु उपसर्ग निर और दुर माने जाते हैं, ये ध्यान रखना। ये उदाहरण विसर्ग संधि में है तो इसका मतलब हमें क्या लगाना है, विसर्ग लगाना है बस। और इसमें उपसर्ग कौन से माने जाएंगे, निर और दुर। ओके, हाँ, उक्त सभी उदाहरण विसर्ग संधि में माने जाते हैं, परंतु उपसर्ग निर और दुर माने जाते हैं। उपसर्ग आपको ये नहीं लिखना है कि ये सर ने पढ़ाया तो नी उपसर्ग नहीं है, दु उपसर्ग नहीं है, ये जानना। उपसर्ग तो आपको निर और दुर ही, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको 22 उपसर्ग जो संस्कृत के हैं। ओके, चलिए, ये हो गया, आपको र लोप पढ़ा लिया मैंने, बात समझ में आ गई आपको। ओके, अब हम बात करते हैं सलोप की। ये खाली याद रखना, कभी नहीं आने वाला। दो नाम है, 2-3 बस। सलोप में, सलोप का मतलब जिसके अंत में स आता, सलोप। जैसे देखिए, यह है मनस, धन ईश, और यह बनेगा मनीष, और यह है मनस धन ईशा, क्या बनेगा, मनीषा। अरे मनीषा, कोई है अपनी क्लास में मनीषा? नहीं है, तो फिर काहे इतना उलझ उलझ कर रहे हो? हाँ, चलो मान लेते कोई क्लास में है तो बात समझ में भी आ रही है कि मनीषा है। हाँ, रामलाल की संधि है। हाँ, चलो अब थोड़ा समझते हैं इसको। इसमें क्या, किसका लोप हो रहा है, स का लोप हो रहा है, तो क्या बन गया, मनीष। इसमें स का लोप हो गया, क्या बन गया, मनीषा। मनीषा यानी होता है बुद्धि, प्रज्ञा। मनीषा का मीनिंग क्या होता है, बुद्धि, प्रज्ञा। अब देखिए, अगर आप ये संधि याद करके भी चले गए, चलो बात समझ में भी आएगी, राइट भी कर लोगे, लेकिन अगर इंटरव्यू अगर के सामने अगर मैं कहीं बैठ गया, कोई या कोई ऐसा पैनल आपके सामने बैठे ने, जिंदगी में कभी इंटरव्यू का सामना करना पड़ा और वहां हिंदी से संबंधित प्रश्न है, तब आपको प्रश्नों में फंसाया जा सकता है। इसलिए मैं इंटरव्यू लेवल तक की बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में इंटरव्यू नहीं है, मुझे बताना नहीं चाहिए, पर है ना, लेकिन भविष्य में कभी आपको इंटरव्यू का सामना करना पड़े और कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, हाँ देंगे ना यार, आरएस बनाऊंगा मैं आपको। हाँ, तो अब देखिए, ये नियम क्या कह रहा है, किसका लोप हो रहा है, स का। अगर स का लोप होता है तो अब इधर कौन बचा है, अ की ध्वनि, अ के बाद ई याद करिए, ए नरधनीश, तो कायदे से ये मनीष होना चाहिए था, मनीषा होना चाहिए था, मनीषा होना चाहिए था, फिर ये मनीषा क्यों बना, फिर ये मनीष क्यों बना। अरे ये तो राकेश जी सर ने हमको कभी पढ़ाया नहीं था क्लास में, खाली स लोग पढ़ा के चले गए थे वो तो। अब देखिए इसमें वास्तव में क्या है, वास्तव में इसके अंदर स वर्ण लोप तो है, लेकिन संस्कृत में इस नियम को अस ध्वनि लोप कहा गया है। अब इसमें भी देखो, किताब छापने वालों ने गलतियां कहां की है वो बता रहा हूं। उन्होंने इस अस ध्वनि लोप को, अ को तो खत्म ही कर दिया, ने सीधा डायरेक्ट नाम दे दिया स लोप, और आंसर भी लिख दिया। लड़के कंफ्यूज हो गए, वो तो इतनी गहराई में जा रहा हूं इसलिए, बाकी कोई जाता भी नहीं है कि मनस धनीश, हाँ ठीक है, स लोप और मनीष बन गया। नहीं, वास्तव में कौन सी ध्वनि लोप है, अस ध्वनि लोप है। अब अस ध्वनि लोप है, इस अस ध्वनि में ये स और न के अंदर कौन है, अ। इसका मतलब अब ये न कैसा है, आधा। अब ई इसमें जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ये बात इंटरव्यू में आपको कहनी है कि इसमें सर सवर्ण तो लोप है, लेकिन वास्तव में अस ध्वनि लोप है, और इस न के अंदर जो स्वर छुपा हुआ वो भी गायब हो जाता है।
तो वो स्वर रहित हो जाता है, तो फिर वो स्वर उसमें जुड़ जाता है। बात समझ में आ गई? ये 2 उदाहरण लिख दो खाली बस। हाँ, अरे हेडिंग क्या है, सलोप इतनी बड़ी लिख रखी है हेडिंग में। अरे गजब सवाल है सर, आप जिस तरह से पढ़ा रहे हो हिसाब से हमें पता चल गया है कि आप गलती कहीं पे भी ढूंढ सकते हो, आपकी आंखों से गलती। अरे भैया मेरी निगाहें है नागिन की आंखें। हाँ, एक बार फोटो खींच गई मतलब, हाँ, मेरे को याद रह जाता है कौन कब मेरे से पढ़ा हुआ है, कहाँ एनसीए में पढ़ा, हल्दर में पढ़ा, मेरे को खाली शक्ल याद रहनी चाहिए बस, नाम मेरे को याद कम रहते हैं। हाँ हाँ, नहीं करते अब, पहले ये काम तो। अरे बच्चे को नहीं, इस काम में मेरे हाथ से फेल बहुत हो जाते फिर बच्चे। नोटिस मिले 2-3, हाँ 2-3 बार नोटिस मिल गया, उसके बाद तो बंद ही कर दिया। हाँ हाँ, अगर हम फेल ढंग से पढ़ के आए होते तो आज ये हिंदी ऐसे पढ़ती नहीं पड़ती। हिंदी कोचिंग में कहाँ पढ़नी पड़ती है, अगर विद्यालय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं अपने विद्यालय में ये सब चीजें पढ़ाता हूँ बच्चों को, सब पढ़ाता हूं उनको। मैं किताबी ज्ञान नहीं देता, मैं व्याकरण का पूरा ज्ञान देता हूं। और मेरे विद्यालय में जो बच्चा मेरे साथ पढ़ता है, मेरा यही टारगेट रहता है कि वो कम से कम 5,000 शब्दों का नॉलेज लेके जाए। कितने? 5,000। एनसीईआरटी ग्रेजुएशन तक 3,500 कहती है, मैं 5,000 शब्दों का नॉलेज लेकर के जाए। तो आप सोचिए, जो बच्चा वहां ये संधि कंप्लीट पढ़ के आ जाएगा, उसे कंपटीशन में ये हिंदी पढ़ने की गलती आप लोगों की नहीं है। या तो कोई हिंदी के आपको ढंग के शिक्षक नहीं मिले, या कहीं टीचर रहे नहीं होंगे, रहे नहीं। वास्तव में देखो, मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ा है राजस्थान, और शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है, शिक्षकों की कमी चल रही है, हर महीने शिक्षक रिटायर्ड हो रहे, हर महीने। तो आप सोचिए कि शिक्षकों के अभाव में फिर बच्चा क्या करता है, खुद पढ़ के, कहीं ऐसे पढ़ के कुछ पासबुक या कुछ गाइड बुक लिया करके जैसे तैसे वो परीक्षा पास कर लेता है। या कोई विद्यालय स्तर पर ही कोई टीचर, चलो हेल्प कर लेंगे, विषय तो नहीं है, चलो मैं भी पढ़ा देता हूँ थोड़ा बहुत, जैसा भी होता है, हिंदी जैसी सब्जेक्ट को पाठ तो पढ़ा ही लेंगे, कोई बात नहीं, मुंशी प्रेमचंद की कहानी चल रही है तो ये थोड़ा बता देंगे, तो उस हिसाब से वह पासिंग मार्क तो आ जाते हैं, लेकिन उसका बौद्धिक विकास नहीं होता। वास्तव में जो हिंदी का जो ज्ञान होना चाहिए वो कक्षा 6 से 10 तक हो जाना चाहिए। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम वगैरह इतनी बारीकी से अगर हमें पढ़ा लिया जाए तो मैं दावे के साथ कहूं, उसे कभी कंपटीशन में हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये हमारी मतलब ये सरकार की व्यवस्था यूं कह सकते हो, या फिर ऐसे शिक्षकों का अभाव भी है जो इतनी गहराई से, एक बार सरकारी शिक्षक बनने के बाद फिर चलो नौकरी मिल गई, अब अपने क्या करना है, बस ठीक है। तो कुछ ऐसे उदासीन प्रवृत्ति के भी होते हैं जो इतनी मेहनत भी नहीं करते, अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं होते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, एक अकेले बात नहीं है इसकी जिम्मेदार। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी, लेकिन मैं अपनी, हाँ कल ही पढ़ाएंगे, अब तो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना? हाँ, बैक कर लिए, चलो बाकी हम बात करेंगे अपनी अगली। नहीं बस कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं बोल रहे थे।